जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं परिवार नियोजन की विधियों के बारे में। दैट मीन्स मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग के बारे में हम बात करेंगे। हालांकि इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना दिया है, लेकिन वहां पर हमने केवल छोटी छोटी पॉइंट्स को बताया है और यहाँ पर हम बात करेंगे उन पॉइंट्स के बारे में डिटेल से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो फैमिली प्लानिंग होती है, परिवार नियोजन होती है, वो क्या होती है, किसे कहते हैं परिवार नियोजन। परिवार नियोजन की जो परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है, सबसे पहले आप उसको समझिए। जब उसको समझ जाएंगे तब उसके बाद कौन कौन से मेथड्स होते हैं कंट्रोल करने के लिए, उनको हम बात करेंगे। परिवार में संतानोत्पत्ति की दर को कम करना तथा जिससे मानव जनसंख्या की वृद्धि में कमी हो, उसे परिवार नियोजन कहते हैं। अर्थात नियोजन का मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। ठीक है, हमारे समाज में, हमारे देश में जो जनसंख्या बढ़ रही है जितनी तेजी से, उसको कंट्रोल करने के लिए एक योजना चलाई गई जिसको हम परिवार नियोजन योजना कहते हैं। ठीक है, एक नारा भी दिया गया जिसे हम दो हमारे दो के नाम से जानते हैं। तो यहां पर पूरी बात यह है कि जितना हो सके उतना जन्म दर को कम किया जाए, जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाई जाए। तो चलिए अब हम उन्हीं में बात करते हैं विधियों के बारे में। तो परिवार नियोजन की जो विधियां होती है वो मुख्य रूप से दो होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? पहली जो विधियां होती है वो होती है अस्थायी विधि, जिसको हम टेम्पोररी मेथड करते हैं। दूसरी विधि जो होती है वो होती है अस्थायी विधि, जिसको हम परमानेंट मेथड के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे इधर टेम्पोररी मेथड्स के बारे में। अभी कुछ समय के लिए आप अस्थायी विधि को भूल जाइए। अगर हम अस्थायी विधि की बात करें, यानी कि नाम से पता चल रहा है अस्थायी, यानी वो अस्थायी रूप से नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हम अपने इच्छा के अनुसार संतान को जन्म दे सकते हैं। अपने इच्छा के अनुसार हम जो गर्भधारण होता है उसको रोक सकते हैं। तो उसके लिए भी कई विधियां प्रयुक्त होती हैं। अस्थायी विधियों में तीन प्रकार की विधियां आती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 पर आती है प्राकृतिक विधि, नंबर 2 पर आती है बाधा विधि, ठीक है, नंबर 3 पर आती है हार्मोनल विधि। अगर हम प्राकृतिक विधि की बात करें, यानी कि नेचुरल मेथड की बात करें, तो नेचुरल मेथड जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला जो होता है नेचुरल मेथड में वो होता है आवर्ती विधि, जिसको हम रजोधर्म विधि या फिर मेंस्ट्रुअल मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर हम आवर्ती विधि की बात करें, आवर्ती विधि क्या होता है? तो हमने कुछ दिनों पहले आपको पढ़ाया था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ठीक है, आवर्त चक्र के बारे में हमने पढ़ाया था। तो उसी से रिलेटेड यहां पर हमको समझना है आवर्ती विधि को। देखिए, आवर्ती विधि में 4 फेज होती हैं, 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा होता है प्री ओव्यूलेटरी फेज, तीसरा होता है ओव्यूलेटरी फेज और चौथा होता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। चलिए एक बार फिर से इनकी समय सीमा को जान लेते हैं। अगर हम मेंस्ट्रुअल फेज की बात करें तो जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो होता है 1 से 5 दिन का, और प्री ओव्यूलेटरी फेज की बात करें तो वो होता है 6 से 13 दिन का, और ओव्यूलेटरी फेज की बात करें तो जो 14वां दिन होता है वो होता है ओव्यूलेटरी फेज। देन उसके बाद 15 से लेकर के 28 दिन की जो समय होती है वो होती है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। तो मेरे कहने का सीधा सा जो मतलब है, आवर्ती विधि में हमें ओव्यूलेटरी फेज के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक संभोग की क्रिया नहीं करनी है, क्योंकि जो गर्भधारण होता है, महिलाओं में जो गर्भधारण होता है वो अंड जनन के बाद होता है। ठीक है, और अंड जनन कब होता है? वो होता है ओव्यूलेटरी फेज में, अंड जनन अवस्था में 14वें दिन। ठीक है, 14वें दिन अंड जनन होता है। तो अंड जनन के 3 दिन पहले 3 दिन बाद तक अगर हम संभोग की क्रिया नहीं करते हैं तो गर्भधारण की जो होने की चांसेस होती हैं वो न के बराबर होती है, और अगर हम कर लेते हैं तो वहां पर गर्भधारण हो जाता है। गर्भधारण होगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चा पैदा होगा, और बच्चा जब पैदा होगा तो जनसंख्या में वृद्धि भी होगी।
देन उसके बाद उसी में दूसरे नंबर पर बात करें तो वो है संभोग व्यवधान। संभोग व्यवधान ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम अपने शुक्राणु को या फिर अपने वीर्य को मादा के योनि में नहीं गिरने देते हैं। ठीक है, कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति संभोग कर रहा है, संभोग क्रिया के दौरान, ठीक है, संभोग क्रिया के दौरान जैसे ही वीर्य बाहर आने वाला होता है उस व्यक्ति को अपना लिंग योनि से बाहर निकाल लेना पड़ता है, जिससे उसका वीर्य मादा की योनि में नहीं जाता है और शुक्राणु जो होते हैं वो गैमेट के साथ फ्यूज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से गर्भधारण की चांसेस जो होती है वो खत्म होती है। हालांकि इसमें उतना आनंद नहीं मिलता है जितना कि पहले मिलता था। फिर उसके बाद नंबर 2 पर बात करें, बाधा विधि। बाधा विधि नाम से स्पष्ट है, बाधा यानी कि रोक लगाना, विधि यानी कि मेथड, किस तरीके से रोक लगाया जाए उसको समझेंगे। तो बाधा विधि एक ऐसी विधि है जिसमें नर के शुक्राणु को मादा के गर्भाशय या फिर गर्भाशयी नाल में पहुंचने से रोका जाता है। ये भी 3 प्रकार की होती है। बाधा विधि जो होती है ये भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली जो विधि होती है वो होती है रासायनिक विधि, जिसे हम केमिकल मेथड के नाम से जानते हैं। दूसरी विधि जो होती है वो होती है यांत्रिक विधि, जिसको हम फिजिकल मेथड के नाम से जानते हैं। और लास्ट जो तीसरी विधि होती है वो होती है अंतः गर्भाशयी विधि। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें रासायनिक विधि की, तो रासायनिक विधि में क्या होता है, यहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल्स प्रयोग किए जाते हैं जो कि शुक्राणुओं को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं और प्रेगनेंसी की जो चांसेस होती है वो खत्म हो जाती है। चलिए जानते हैं एक बार फिर से इसके बारे में। इस विधि में कुछ ऐसे रसायन युक्त पदार्थ होते हैं जो शुक्राणु को नष्ट कर देते हैं तथा योनि का पीएच मान भी बदल देते हैं, जिससे शुक्राणु का तैरना तथा जीवित रहना कठिन हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं, पानी आपका मीठा है और अचानक से कोई पानी में नमक डाल दे, 1 चम्मच नमक डाल दे, तो पानी का स्वाद खारा हो जाएगा, तो पीने में आपको असुविधा होगी, पीने में असुविधा होगी। तो उसी प्रकार से जो शुक्राणु का रहने के लिए जो पीएच मान होता है, योनि के अंदर तैरने के लिए जो पीएच मान होता है, वो जब अव्यवस्थित हो जाएगा, उसमें जब उथल पुथल होगा तो उसको रहना और तैरना कठिन होने लगता है, जिसके कारण शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। शुक्राणु नाशकों के निर्माण में प्रयुक्त जो रसायन होता है, यानी कि ऐसी कौन सी रसायन होती है जो कि शुक्राणु निर्माण के लिए, शुक्राणु को नष्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है, तो उसका नाम है नॉन ऑक्सिनॉल 9। ठीक है, नॉन ऑक्सिनॉल 9 एक ऐसा रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है शुक्राणु नाशक के रूप में। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो प्रश्न होगा शुक्राणु नाशक के निर्माण में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर जो उत्तर होगा वो होगा नॉन ऑक्सिनॉल 9। ठीक, देन उसके बाद हम इधर बात कर लेते हैं दूसरी विधि की, यांत्रिक विधि। याद रखिए ये जो विधियां हम बता रहे हैं ये अस्थायी विधि में है। यांत्रिक विधि की बात करें तो यांत्रिक विधि यानी कि यंत्र के द्वारा शुक्राणुओं को मादा के गर्भाशय तक पहुंचने से रोका जाता है। किसके द्वारा? यंत्र के द्वारा। ठीक है, तो इस विधि में कॉन्डम, योनिधानी यानी कि वैजाइनल पाउच, जिसको हम स्त्री कॉन्डम के नाम से जानते हैं, तंतुपुट अर्थात डायाफ्राम, ग्रीवा टोपी यानी कि सर्विक्स कैप तथा योनि स्पंज आदि का प्रयोग किया जाता है। अगर देखिए कभी कभी आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में पूछता है कि कॉन्डम किसे कहते हैं, तो अगर कॉन्डम की बात करें तो कॉन्डम जो होता है वो एक पतला थैली का बना हुआ होता है। ठीक है, कॉन्डम जो होता है एक पतला थैली का बना हुआ संरचना होता है जो कि शुक्राणु को मादा के गर्भाशय तक पहुंचने से रोकता है। ठीक है, फिर उसमें एक नोट पॉइंट करके हमने आपको बताया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। यांत्रिक विधियां परिवार नियोजन के साथ साथ कई प्रकार के यौन संचालित रोगों से भी बचाता है। ठीक है,
ये पॉइंट आप नोट करेंगे। यांत्रिक विधियां जो होती हैं वो परिवार नियोजन के साथ साथ कई प्रकार के यौन संचालित रोगों से भी बचाती है। देन उसके बाद नंबर सी यानी कि तीसरा जो पॉइंट है यांत्रिक विधि के बाद बाधा विधि में, वो है अंतःगर्भाशयी विधि। इसमें क्या होता है कि एक प्लास्टिक, तांबे या फिर स्टील का बना हुआ एक छोटा सा कुंडलित यंत्र होता है जिसे गर्भधारण को रोकने के लिए गर्भाशय की गुहा में फिट कर दिया जाता है। कुछ स्त्री इसका प्रयोग नहीं कर पाती हैं क्योंकि यह बहुत पीड़ादायक होता है तथा रुधिर स्राव भी होता है। तो इस मैटर का पूरा जो मतलब है कि ये जो अंतःगर्भाशयी विधि होती है इसमें एक कुंडली रूप की यंत्र पाई जाती है जो कि प्लास्टिक या फिर तांबे का या फिर स्टील का बना हुआ होता है। ठीक है, गर्भधारण को रोकने के लिए इसे हम गर्भाशयी नाल में लगा देते हैं, फिट कर देते हैं, जिससे शुक्राणु जो होता है वो गर्भाशय नाल में नहीं पहुंच पाता है। जब गर्भाशय नाल में नहीं पहुंचेगा तो वो गर्भाशय में नहीं पहुंचेगा, गर्भाशय में नहीं पहुंचेगा तो अंडाणु शुक्राणु आपस में नहीं मिलेंगे। अंडाणु शुक्राणु जब आपस में नहीं मिलेंगे तब क्या होगा, गैमेट नहीं बनेगा, गैमेट नहीं बनेगा तो उसमें क्लीवेज नहीं होगा, क्लीवेज नहीं होगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, और इस प्रकार से पूरी की पूरी प्रेगनेंसी की जो पॉसिबिलिटी होती है वो जीरो हो जाती है। इस प्रकार से जीरो हो जाती है। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट और है, कुछ स्त्रियां इसका प्रयोग नहीं कर पाती हैं क्योंकि यह बहुत पीड़ादायक होता है। सच में ये बहुत पीड़ादायक होता है, इससे बहुत दर्द होता है और इसमें रुधिर स्राव भी होने लगता है अगर ठीक से इसको सेट नहीं कर पाया गया तो हमने दो विधि को पढ़ लिया, अस्थायी विधि में प्राकृतिक विधि और बाधा विधि। नंबर 3 पर पढ़ेंगे हम हार्मोनल विधि। तो यहां पर हार्मोन्स के द्वारा, ठीक है, हार्मोन्स के द्वारा शुक्राणुओं को नष्ट कर दिया जाता है या फिर अंडाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है, जिसके द्वारा शुक्राणु और अंडाणु आपस में फ्यूज नहीं हो पाते हैं और गर्भाशय के अंदर फ्यूज नहीं होंगे तब जायगोट नहीं बनेगा और प्रेगनेंसी की जो पॉसिबिलिटी होती है वो जीरो हो जाती है। देखिए, इस विधि में ऐसे हार्मोन्स की गोलियां खाई जाती हैं जो कि युग्मक, जनन तथा गर्भधारण में हस्तक्षेप करती है। हमने क्या बताया कि ये युग्मक जनन यानी कि जो शुक्राणु होती है, अंडाणु होती है, उसके रिप्रोडक्शन में ये हस्तक्षेप करती है, उनको बनने से रोकती है। स्त्री के लिए ऐसी गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा अधिक होती है तथा एस्ट्रोजन की मात्रा कम होती है। अब देखिए यहाँ पर एक हार्मोन्स का नाम दिया गया है, क्या, प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, हमने अभी जब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया था तो वहां पर हमने प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेंस के बारे में बताया था। ये दोनों एक फीमेल हार्मोन्स होती हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होती है। देखिए, जब प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा जब अधिक हो जाती है बॉडी में, फीमेल बॉडी में जब प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है एक पॉजिटिव फीडबैक भेजता है, एक सकारात्मक संदेश भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो फिर से सिक्रेट करती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स यानी कि LH को वो सिक्रेट करती हैं। अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होती है वो सेकेंडरी ओसाइट्स को और ग्राफियन फोलिकल्स को रिलीज कर देती है, बाहर निकाल देती है ओवरी से। जब सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाएगा तो वहां से हमारा जो oocyte होता है, एक सेल होता है, वो नहीं बन पाता है क्योंकि जो एक सेल होता है वो सेकेंडरी oocyte से ही बनता है। जब सेकेंडरी oocyte ही नहीं बनेगा तो जो शुक्राणु होगा, स्पर्म होगा, वो फ्यूज नहीं कर पाएगा और वहां पर प्रेगनेंसी की जो पॉसिबिलिटी होती है वो जीरो हो जाती है। देन इसमें कुछ प्रकार के इंजेक्शंस, टैबलेट्स का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम बात करें अगर सबसे पहले पर डिपो-प्रोवेरा। डेपो-प्रोवेरा एक प्रकार का इंजेक्शन है जिसके लगाने पर 3 महीने तक इसका प्रभाव रहता है। 3 महीने तक कोई फीमेल प्रेगनेंसी को धारण नहीं कर सकती है।
किस इंजेक्शन का प्रयोग करने पर? उस इंजेक्शन का नाम है डिपो-प्रोवेरा। देन उसके बाद नॉरप्लांट कैप्सूल है, जो कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के द्वारा बॉडी के स्किन में दबाया जाता है, जिसका प्रयोग 5 साल तक कार्यरत होता है। अगर हमें बच्चा नहीं चाहिए तो हम 5 साल तक उसको बॉडी के अंदर ही रहने देते हैं। अगर मान लीजिए हमें बच्चे की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, बच्चे की आवश्यकता पड़ी, हमें लगता है कि हमें बच्चा पैदा करना चाहिए, तब हम इस नॉरप्लांट कैप्सूल को डॉक्टर से निकलवा सकते हैं। निकलवा करके हम प्रेगनेंसी को कर सकते हैं। देन उसके बाद एक टैबलेट होता है मालाडी और सहेली। ये टैबलेट्स भी जो होती हैं वो भी गर्भाशय में जाती हैं और अंडाणुओं को नष्ट करने का काम करती हैं, जिससे प्रेगनेंसी जो होती है वो होने की चांसेस होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। आई होप दोस्तों ये जो विधि हमने बताई है, टेम्प्रोरी विधि, टेम्प्रोरी मेथड जो बताई है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर, जो कि परमानेंट मेथड होता है। अभी हम दूसरी विधि की बात करते हैं, अस्थायी विधि यानी कि परमानेंट मेथड के बारे में। परमानेंट मेथड अगर एक बार प्रयोग कर लिया गया तो चाह करके भी हम गर्भधारण नहीं करवा सकते किसी भी फीमेल को, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रीजन होता है और इसका जो भाग होता है एक, वो होता है बंध्याकरण। बंध्याकरण बंध्याकरण में क्या होता है कि जो जनन वाहिनियां होती हैं, जिसके द्वारा हम शुक्राणु अंडाणु को ले आते हैं, उनको ही काट के बांध दिया जाता है, जिसके कारण जननों के बीच अवरुद्ध उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों जो बंध्याकरण होती है वो 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 नर बंध्याकरण, नंबर 2 मादा बंध्याकरण। नर बंध्याकरण की बात करें तो नर बंध्याकरण को हम वैसेक्टोमी कहते हैं और मादा बंध्याकरण को हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो चलिए फिगर की माध्यम से समझ लेते हैं नर बंध्याकरण क्या होता है और मादा बंध्याकरण क्या होता है। देखिए, हम नर बंध्याकरण की बात करें यानी कि इधर मेल की बात करें तो मेल में क्या होता है कि जो इसमें शुक्रवाहक होती है, शुक्रवाहक नलिकाएं जो होती है, जिसको हम वास डिफरेंस कहते हैं, ये वास डिफरेंस है। इसी के द्वारा शुक्राणु जो होती है वो बाहर निकल के पेनिस आती है, पेनिस में आती है, पेनिस के माध्यम से हमारे वेजाइना में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो वास डिफरेंस को क्या करते हैं, हम काट देते हैं, किसी स्थान से काट देते हैं, काट के हम इसी स्थान को बांध देते हैं, मुख को बांध देते हैं। जिस प्रकार हम यहां पर काटेंगे ठीक उसी प्रकार हम दूसरे तरफ भी काटेंगे, यहां पर काट देंगे, काट के हम यहां पर भी बांध देते हैं। अब क्या होता है, यहां पर एक ब्रेकर बन जाता है, ठीक है, अवरुद्ध उत्पन्न हो जाता है। अवरुद्ध उत्पन्न होने के बाद क्या होता है कि यहां पर जो स्पर्म बनेगी वो इस नलिका के माध्यम से आगे जा नहीं पाएगी। जाएगी कहां तक, जहां काट के बांधा हुआ है जाएगी, जाते जाते ये यहीं पर आकर के अटक जाएगी। फिर क्या होता है, बाद में वो नष्ट हो जाएगी और इधर तो जा नहीं पाएगी क्योंकि इधर काट करके बांधा हुआ है, ठीक। तो इस विधि को हम कहते हैं वैसेक्टोमी। क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी, ठीक है, वैसेक्टोमी मेथड। देन सेकेंड जो होता है यानी कि दूसरा जो होता है वो फीमेल में होता है। किसमें होता है, फीमेल में। फीमेल में क्या होता है, जिस प्रकार से मेल में हम वास डिफरेंस को काट के बांधते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांधते हैं। क्योंकि जब oogenesis के बाद एग बनता है, एग बनने के बाद ये आता है टेम्परेरी रीजन में, टेम्परेरी रीजन से वो धीरे धीरे मूव करते हुए पास जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और जो स्पर्म होता है वो वेजाइना से प्रवेश करता है। इस प्रकार प्रवेश करते करते वो हमारे गर्भाशय में पहुंचता है, स्त्री के गर्भाशय में पहुंचने के बाद धीरे धीरे मूव करते हुए वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। जब हम फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध देंगे, इस प्रकार से हम अगर काट के बांध दें दोनों तरफ, जिस प्रकार हम लेफ्ट साइड करेंगे सेम उसी प्रकार हम राइट साइड भी करेंगे।
जब हम दोनों को काट के बांध देंगे तो जो हमारा स्पर्म होगा वो फीमेल के इस ओवरी तक नहीं पहुंच पाएगा, ओवरी तक नहीं पहुंच पाएगा। जब ओवरी तक नहीं पहुंचेगा तो वो स्पर्म और एग जो होती है वो आपस में फ्यूज नहीं करेंगी। जब फ्यूज नहीं करेंगी तब जायगोट नहीं बनेगा, जायगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, और इस प्रकार से जो प्रेगनेंसी होती है वो नहीं हो पाती है। आशा करता हूं दोस्तों ये जो विधि हमने बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।